सभी साथियों को नमस्कार। मंजुल भगत जी पर चल रहे एकाग्र की इस 16वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजुल भगत एक स्मृति नदी, मृदुला गर्ग। वे मंजुल जी से जुड़ी कई कई यादों को आज हमसे साझा करेंगी। उसमें साहित्य, संस्कृति की कई महत्वपूर्ण पड़ी घटनाएं भी हमारे समक्ष उद्घाटित होंगी। मगर मित्रों, मृदुला जी को बुलाने से पूर्व उनके बारे में मेरे कुछ आकलन यहां हैं, उसको सुनते चलिए। जो लोग मृदुला गर्ग जी को जानते हैं, उनकी रचनाओं से गुजरते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, वे भी इस आकलन को संभवतः पसंद करें। मुझे लगता है मृदुला गर्ग हमारे समय में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भूलने की नहीं, याद रखने की बीमारी है। एक ऐसा शख्स जो रात में नींद की दवाई लेकर सोने की कोशिश करता है, मगर जब भेजा खदबदाता है, जब विचारों के बवंडर उठा करते हैं, तो कई बार नींद से उठकर वे शब्दों के बीच आ जाती हैं। वही अर्थ नार आलोकित दुनिया जहां वे अरसे से आती रही हैं, शिकायतें और प्यार करती रही हैं जिस दुनिया को, जिस दुनिया में रहते हुए, जिस दुनिया को कुछ न कुछ देते हुए स्वयं को खपा दिया, आज एक बार फिर उसी साहित्यिक दुनिया के लोग मृदुला गर्ग के संस्मरणों को सुनेंगे। मंजुल भगत से जुड़े संस्मरण, एक अलहदा रचनाकार से संबंधित संस्मरण। मिलजुल मन कंप्यूटर और मोबाइल के स्क्रीन पर दमकेगा। आप सभी सहमत होंगे, मृदुला जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिनके अंदर शहरी आभिजात्य है, मगर जो किसी मुंह पोछू सलीके का पर्याय नहीं। आत्मसम्मान जिसके पर्दे में लहराता है। मन करे तो घंटों बतिया ले, और मन न करे तो क्या मजाल कि आप उनसे 2-3 मिनट की भी मोहलत ले लें। जब कभी आप उनसे तेज तेज बोले जा रहे हों, जब आप अपना ही हाँकते चले जा रहे हों, तब सहसा परिचित आवाज के भीतर एक दूसरी आवाज घर कर लेती है। औपचारिकता के आग्रह से भरी हुई आवाज कान को सुनाई पड़ते हैं। प्लीज पहले 1 मिनट सुन लें। आप उन्हें कभी गफलत में रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। बाग संजाल में आप उनको बांध नहीं सकते। मित्रों, मृदुला गर्ग कभी और कहीं भी स्टैंड ले सकती हैं। जैसे मौसम कोई भी हो, उन्हें अपने कंधे पर हल्का शॉल रखना पसंद है। फोन पर, कॉलोनी में, अस्पताल में या फिर किसी साहित्यिक कार्यक्रम में उन्हें अपनी बात साफ गोई से और बेधड़क कहने की आदत है। वे अपने ठसकों के लिए भी जानी जाती हैं। उनसे डर भी लगता है, मगर वह ठसका कई बार कितना प्यारा और आबदार होता है, क्योंकि यह रचनाकार एक पारदर्शी व्यक्तित्व का मालिक है।
मित्रों, जब हमने स्वयं उन पर एकाग्र करने के लिए उनसे अनुरोध किया था तो उन्होंने सिरे से मना कर दिया था। कई पत्रिकाओं के संपादक इस बात को जानते समझते हैं कि स्वयं पर विशेषांक के लिए वे बमुश्किल तैयार होती हैं। खैर, इस संदर्भ में मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ कि जनसुलभ पुस्तकालय पर उनसे 2-2.5 वर्ष बड़ी रचनाकार बहन मंजुल भगत पर कल यह एकाग्र इस वैभव के साथ, इतनी सारी कड़ियों के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसकी तैयारी में तमाम कठिनाइयों के बीच मृदुला जी ने कोई कसर न छोड़ी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर उनसे इस तरह की सहायता न मिली होती तो आज जिस रूप में ये कड़ियां आप सभी के समक्ष हैं, उस वैविध्य में और उस संपन्नता में कदापि नहीं होती। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगली बार जब हम मृदुला जी का जन्म दिवस मनाएंगे तो उन पर एकाग्र जरूर करना चाहेंगे। मुझे लगता है हमारे इस प्रस्ताव से आप लोग भी सहमत होंगे और फिर हम लोग मिलजुल मन के रचनाकार को मना लेंगे। खैर, फिलहाल मंजुल भगत पर मृदुला जी को सुनना है तो आइए उन्हें स्क्रीन पर लाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी यादों की पोटली को हम सबके साथ साझा करें। वह पोटली जिसमें हम कई चीजें उत्सुकता से देखने जानने को विह्वल हैं। और हाँ, संभव है स्वयं वक्ता भी अपनी उस पोटली से निकलते कुछ रत्नों को देख चौंके। तो आइए हम उस व्यक्तित्व के पास चलते हैं, उनको सुनते हैं जिन्हें भूलने की नहीं, याद रखने की बीमारी है। तो उनकी यादों की दुनिया में चलते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत मृदुला जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुछ लोगों के तो मैं कमेंट आए, मैं देख रही हूँ कि आए हुए हैं, तो शुरू करो ना। जी, तो अच्छा लगेगा। मित्रों, आवाज इको होती है इसलिए हम म्यूट करते चलेंगे। तो मैं अभी स्वयं को म्यूट कर रहा हूं और अधिक से अधिक मृदुला जी को सुनते हैं। जी, स्वागत। अर्पण जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया, और शुरू में मैं मना ही करती रही कि कैसे होगा ये वो, मगर वो उनको मना नहीं किया जा सकता, असंभव है। तो अंततः जब ये शुरू हुआ तो फिर मैं इसके साथ हो ली, जिसको कहते हैं। मैं पीछे पीछे ही थी अर्पण जी के। 31 जुलाई को मंजुल की पुण्यतिथि है, उसी दिन ये शुरू हुआ। नासिरा जी ने इसका पहला वक्तव्य दिया। तब से अब तक ये लगातार चल रहा है, एक दिन का भी वक्फा नहीं हुआ। कल इसका समापन होने वाला है। तो क्योंकि अब काफी दिन हो गए हैं और काफी बातें हो चुकी हैं, तो मैं बाकी कुछ अपनी तरफ से कहने से पहले कुछ बातों को तरतीब देना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दें। पहली बात तो मंजुल की मिरांडा हाउस की यादें, एक ये पढ़ा गया था लेख, अर्पण जी ने ही पढ़ा था, और उसकी ये किताब में है, अंतिम बयान जो उसकी कहानी की किताब है, आखिरी कहानी संग्रह है, उसमें ये मिरांडा हाउस की यादें हैं दिया हुआ है। उसी को उन्होंने पढ़ा था। तो उसमें एक बहुत मजेदार वाकया है। वो लिखती है, मंजुल के एक पुरस्कार दिया जाता था मिरांडा हाउस में 3 वर्ष में, अंग्रेजी में वार्षिकी और अर्धवार्षिकी परीक्षाओं में जिसके अंक सबसे ज्यादा हों, सबको मिला, सब अंकों को मिलाकर। तो जाहिर है कि मंजुल को मिलने वाला था।
मगर मंजुल ने अर्धवार्षिकी परीक्षा ही नहीं दी, गोल कर गई। तो जब वो बात उस पर हुई तो लगा कि औसत निकालकर पुरस्कार मंजुल को ही दिया जाएगा। मगर जब वो जो प्रोफेसर लोग थी, उन्होंने पूछा मंजुल से कि भाई तुमने अर्धवार्षिकी ये इम्तिहान क्यों नहीं दिया? तो उसमें मंजुल कहती हैं कि अगर मैं कोई माकूल जवाब दे देती तो औसत निकालकर पुरस्कार मुझे ही मिलता, मगर मैंने अपनी समझ में बीरबल सी हाजिर जवाबी का जैसा कोई एक जवाब उन्हें दिया। और वो इतना नामाकूल था कि फिर पुरस्कार उन्हें नहीं मिला, भुवनेश्वरी देवी को मिला। मगर उन्होंने ये नहीं बताया उसमें अपने लेख में कि वो नामाकूल जवाब था क्या। तो मैं आपको बतलाती हूँ। मंजुल ने कहा कि आपने लुगी पिरांदेलो का नाम सुना है, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पहले ये सोचिए कितनी बड़ी हिमाकत है कि आप अंग्रेजी की प्रोफेसरों से ये पूछ रही हैं कि आपने उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम सुना है। तो जाहिर है सुना ही होगा। तो उन्होंने कहा आगे बोलो। तो एक मिसेस इज़ाइलॉफ होती थी उसमें, जो बड़ी कड़क थी। तो उनसे सब लोग डरा करते थे, खौफ खाते। तो मंजुल ने कहा कि वो कहा करता था कि पता नहीं लोग साहित्य को कारोबार कैसे बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तोहमत मेरे सिर आए, उसको हटाने का ये आखिरी मौका है, इसलिए मैंने अर्धवार्षिकी परीक्षा ही नहीं दी, ये मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो मिसेस इज़ाइलॉफ ने कहा, बहुत शब्दों को चबा चबा कर वो बोलती थी, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, तुम किसी कारोबार में सफल नहीं होगी। तुम में इतनी अकल नहीं है कि जो पिरांदेलो ने पुरस्कार लेने के बाद कहा था वो तुमने पहले ही कह दिया। तो तुम्हारा पुरस्कार अब गलत। तो वो फिर भुवनेश्वरी देवी को मिल गया। तो ये बात उसने लिखा है उसमें कि मुझे हमेशा सालती रही। और मुझे लगा कि जब भी मेरे नाम से, और हुआ भी है कि जब भी कोई पुरस्कार उसके नाम से घोषित होता तो उसे लगता कि नहीं, जब असल में पुरस्कार दिया जा रहा होगा तो हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे तालियां पीट रहे होंगे और पुरस्कार भुवनेश्वरी देवी ले जाएंगे। ये उसमें ये नामाकूल सा जवाब जो उसने दिया था वो उसमें रह गया था। तो मैंने सोचा कि वो तो बतलाना चाहिए, वो जरूरी है कि बतलाया जाए। ऐसे ही एक और बात मैं कहना चाहती थी, जो बूंद, आप बूंद का कवर दिखाइए ना अर्पण जी, बूंद कहानी संग्रह का। जी दिखाता हूँ जी। हाँ मैं एक हाँ बार ले लूं, तब तक थोड़ा आगे बढ़ के मैं दिखा रहा हूँ। हाँ। ये बूंद कहानी संग्रह 1998 में ये उसका आखिरी कहानी संग्रह था, जब अपने जीवन काल का। तो वो उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही छपा था और भारतीय ज्ञानपीठ से छपा था। मगर अचला इसको लेकर बहुत भावुक हो रही थी। पता नहीं कितने लोगों ने, आपने अचला को सुना, अचला बंसल को सुना या नहीं सुना। उन्होंने कहा कि, बार बार कहा कि बूंद, मंजुल का उनके पास फोन आया और उन्होंने कहा मंजुल की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा मैं खुद तो जा नहीं पाऊंगी, पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण हुआ है, बूंद कहानी संग्रह का, तो तुम जाकर खरीद लेना, दो, एक मेरे लिए एक अपने लिए। तो अचला जाकर खरीद लाई। अब मेरी समझ में तब भी नहीं आया था जब अचला ने मुझे बतलाया, और अब तक नहीं आया है, कि भारतीय ज्ञानपीठ मंजुल को लेखक लेखक के प्रतियां क्यों नहीं उपलब्ध करा सकता था। उसके लिए उसको, मंजुल को अचला को वहां भेजने की क्या जरूरत थी। ये देखिए, ये बूंद का कवर देखिए, किस कदर खूबसूरत कवर है। ये एक पीली साड़ी में औरत है, देखा है। तो इसको देखकर अचला बिल्कुल मुग्ध हो गई थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में यहाँ कहा था, अर्पण जी को याद होगा, कि वो पीली साड़ी में औरत जैसे खेत में सरसों फली हुई हो, या जैसे अमलतास के फूल लटके हुए हो, ऐसा वो कवर था खूबसूरत। तो उसने दो प्रतियां खरीद ली। अब आप हटा सकते हैं कवर, मेरे ख्याल से लोगों ने देख लिया। तो वो फिर दोनों प्रतियां घर ले आई। फिर एक दिन
आधे घंटे के लिए स्कूटर तय करके बेहद भयानक खराब तबीयत में मंजुल उनके घर आई और एक प्रति उसने उस पर हस्ताक्षर भी किए और वो ले गई। इतना टाइम भी नहीं था कि वो चाय पी ले। चाय के लिए भी नहीं वो रुक रही थी, क्योंकि उसने कहा स्कूटर वाले ने आधे घंटे सिर्फ इंतजार करेगा कहा है। और सचमुच वो धड़धड़ाता हुआ ऊपर आ गया और अचला ने बतलाया था कि उसने चाय के साथ उसको समोसा पकड़ा के कुछ देर के लिए शांत कर दिया और नीचे चला गया। मगर मंजुल फौरन ही उठकर फिर चली गई और उसके कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। तो ये बात मेरे गले ही नहीं उतरी। अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि भारतीय ज्ञानपीठ इतना बड़ा प्रकाशन संस्थान वो मंजुल को उसकी प्रतियां उपलब्ध क्यों नहीं करा सकता, उसके लिए अचला को जाकर क्यों खरीदनी पड़ी और उसकी एक प्रति इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके, लबेदम होकर मंजुल को ले जानी क्यों पड़ी। असल में अचला ने इसकी बात एक बार मुझसे पहले भी की थी, मगर उसने यहाँ नहीं कहा ये, तो मैं कहना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी बतलाना चाहती हूँ कि भारतीय ज्ञानपीठ से 1996 में मेरा कटगुलाब छपा। ये 1998 की बात है, बूंद की। तब भी उन्होंने उस पर कोई कार्यक्रम नहीं किया था और उस समय बहुत ही सज्जन पुरुष दिनेश मिश्रा हुआ करते थे उसके निदेशक, और उन्होंने कहा कि हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? तो पूछा भी नहीं मैंने। मैं मेरा मेरा मेरी दिमागी हालत उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं आप क्यों नहीं कर रहे हैं या आप करें। मित्रों ने कहा था, अन्य लेखकों ने कहा था। फिर सुनीता जैन ने अपने घर पर उस पर कार्यक्रम किया था और हर जाना माना लेखक वहां पहुंचा। तो कोई बात रही हो उन दिनों, ये लीलाधर मंडलोई के आने से पहले की बातें हैं, 1998। दिनेश मिश्र उसके निदेशक हुआ करते थे और तब तक पत्रिका तो चली ही नहीं, शुरू ही नहीं। ऐसे ही मैं एक तो और भी प्रकाशकों की बातें करना चाहती हूँ। एक ये खातुल उपन्यास पर कल उर्मिला शिरीष ने बहुत विस्तार से और बहुत मेहनत करके अपना पर्चा जो लिखा था वो पढ़ा था, बोला था और बहुत वो ममनून लगी थी और बहुत माया उनकी ममनून है कि वो इतनी मेहनत से उन्होंने वो खातुल पर बोला और इतने विस्तार से बोला। और जहां तक शरणार्थियों की समस्या का ताल्लुक है या खातुल में जो गैर इंसानी किरदार है, एक कुत्ता है शैवी और परिंदे हैं, उन पर उन्होंने बोला भी और कुछ अंश भी पढ़े। मगर उन्होंने खातुल की जिंदगी, खातुल की जुबानी, खातुल की बोली हुई कोई बात नहीं पढ़कर सुनाई। तो मुझे लगा जैसे रूह रह गई है, जिस्म तो पूरा उन्होंने हमारे सामने खोल कर रख दिया था, रेशा रेशा, मगर रूह कहीं छूट गई है। तो जरा सी मैं 2-3 पंक्तियां वो पढ़ना चाहूंगी। उससे पहले फिर प्रकाशक के साथ की एक मजेदार घटना आपको सुनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और चश्मा लगाना पड़ेगा दूसरा। बहुत से अफसाना निगार ये दिखाते हैं, आंख में उंगली डालकर पाठकों को दिखलाते हैं कि देखो हम कितने तरक्की पसंद या बामहल हैं, गरीबों के कितने खैर ख्वाह हैं। और मंजुल थी कि गरीब गुरबा की कहानी उसकी जुबानी सुना डाले और अदा ये की कहे अपन को तो ना सियासत की समझ है ना अमीर गरीब के फर्क में दिलचस्पी। तो जब उन्होंने खातुल लिखा तो यही जुमला उन्होंने राजकमल प्रकाशन की शीला संधू को से भी कहा, के सामने भी कहा। उससे पहले वहां से अनारो छप चुका। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमें तो ना सियासत में दिलचस्पी है ना अमीर गरीब के फर्क में, तो शीला संधू ने तुरंत कहा आपको ना हो हमें तो है। और वो क्योंकि मार्क्सवादी थी और रूस की हिमायती ही नहीं, मतलब रूस से उनका बहुत बड़ा तंबाकू का व्यापार भी चलता था। तो विचारधारा को तो एक बार तरजीह दे भी दी जाए मगर व्यवसाय को तो नहीं दी जा सकती। तो शीला संधू ने खातुल छापने से मना कर दिया। अब खातुल क्या था
खातुल में क्या था, वो अफगानिस्तान पर जब रूस का हमला हुआ और वहां बहुत हालात बिगड़ गए और युद्ध लड़ाई तो हो ही रही थी, बहुत वहां बुरा हाल था, तो वहां से भागकर दिल्ली आई एक कमसिन लड़की थी खातुल। उसकी तबीयत का रेशा रेशा उसी की जुबान में खातुल में मंजुल ने खोल कर रख दिया था। और जहां तक मैं जानती हूँ, और आप लोग मुझसे जरूर इत्तफाक रखेंगे कि खातुल हिंदी का अकेला उपन्यास होगा जिसमें मुल्क से बेदखल हुआ किरदार मर्द का नहीं, औरत का है। उसकी शख्सियत को बलात्कार में सताई औरत की तरह नहीं, बतौर मुहाजिर पेश किया गया है। वो मुल्क वापस जाकर आजादी की जंग में शामिल होना चाहती है। कमसिन बच्ची ने जंग के दौरान वहशी हादसे भुगते हैं, अपनों को खोया है, पर वो ठीक से नहीं जानती जंग लड़ी कैसे जाती है। पर तमाम हौल और खौफ के बावजूद मुल्क छोड़कर भागना नहीं चाहती, उसे आजाद करने में कुर्बान होना चाहती है। उसके अपने लोग उसे अमेरिका भिजवाने पर आमादा हैं, पर वो कहती है मैं अमेरिका जाना नहीं चाहती। क्यों? तुम्हारी खाला, उनके बच्चे सभी तो वहां जा रहे हैं, तुम भी तो उन्हीं लोगों के साथ अफगानिस्तान से निकल पाई हो। पर अमेरिका बहुत दूर है। कहां से? काबुल से। काबुल से बहुत दूर है, वो फुसफुसाई। उसकी नानी का सीना बेआवाज सिसकियों से रुंधने लगा था। तेरी माँ भी मेरी बेटी है, उसने फारसी में कहा, और उसकी आवाज का कंपन भाषा की कैद से मुक्त हो फिजा में घुल गया। उस लरज को तर्जुमानी लाजिम नहीं थी। खातुल की छिली लीचियों सी आबदार आंखें नम हो छिलमिलाने लगी, पर उसके होंठ भिजकर जिद्दी सख्त लकीर बन गए थे। नानी भले फरियाद करे, खाला माने मादर निये, मगर खाला जिंदा, माँ मने मादर जिंदा। पर वही नानी ये भी कहती है, अमेरिकन बेहद फर्क, आप हिंदुस्तानी हमसे नजदीक, हमारी तहजीब के करीब। यही जज्बा भी बज रहा होगा खातुल के मन में। तो जो उसकी किरदार खातुल का सच था, मैं कहना चाहती हूँ, वही मंजुल का भी था। जज्बात भाषा की कैद से मुक्त हो जहन में यूं उतरते कि हर भाषा मादरी जुबान बन जाती। उसे बोलने लिखने में दिक्कत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस जबरदस्त परकाया प्रवेश के सामने सियासती सूझबूझ का क्या मोल था? पर नारों का कारोबार करने वालों को कौन समझाए? प्रकाशक हजरत को मंजुल ने पलटकर ये नहीं कहा, हुजूर धंधे को समझ का दर्जा नहीं दिया जाता। तो वो इसलिए कि वो ये मानने को बजिद थी कि दुख तकलीफ में अमीर गरीब बराबर हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव सहती, अदबी इजहार में मंजुल हर मेल के बिगड़ते रईस और बंदे बनते फक्कड़ के किस्से समेटती रही, उनकी अपनी बोली ठोली में। जैसे हर वर्ग के बाशिंदे की जिंदगी की दुख तकलीफ एक नजर से देख अपनी जिंदगी से कुछ देर बेनजर हो लेगी। अपनी नजर से उनकी दुख तकलीफ को देख और यकसा देख अमीर गरीब की तकलीफ को, वो अपनी तकलीफ से बेनजर हो ले चाहती थी। और यही उसकी बहुत बड़ी खासियत थी, अपनी तकलीफ से वो हमेशा बेनजर रही और औरों को भी बेनजर रखा। तो इतनी तरतीब के बाद मैं मंजुल के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ती हूँ और बीच बीच में बोल भी जाऊँ। हम 5 बहनें और एक भाई हैं। मंजुल हम सब में बड़ी थी, मैं दूसरे नंबर पर। हम 5 बहन भाइयों में प्रेम विवाह सिर्फ मंजुल का हुआ था।
जो शादी के काफी साल बाद मशहूर लेखिका मंजुल भगत बनी थी। जब प्रेम हुआ तो वो दोनों एमए अंग्रेजी में पढ़ रहे थे। मंजुल जितनी मेधावी थी, महबूब ललित उतने नाकारा। वे पंजाबी थे और पक्के मांसाहारी, और मंजुल जैन और पक्की शाकाहारी। कुछ आपत्ति परिवारों की तरफ से आई जरूर। पिताजी को ललित के फेर होने से एतराज था, तो मम्मी को उनके पंजाबी होने से। पर प्राइवेट कंपनी में बढ़िया नौकरी क्या उन्हें मिली, दोनों उनके हो रहे। ऊंचा खानदान, बड़ी कोठी, ललित का सलोना आकर्षक व्यक्तित्व मिलकर काबू में कर लिया उन्हें। मैं पहले से ही ललित पर मोहित थी। मंजुल जब एमए में दाखिल हुई तो मैं बीए ऑनर्स के दूसरे वर्ष में थी, इसलिए ललित से मिलना होता रहता था। बल्कि ललित भगत और मैं अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद मंजुल ने एमए छोड़ दिया था, तो वो तो आती नहीं थी यूनिवर्सिटी। उनकी खत एक दूसरे को पहुंचाने का काम मैं करती थी, और उस सिलसिले में मैं ललित भगत से बराबर मिलती रहती थी, उनके साथ खूब घूमती भी थी। तो इस तरह हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। खैर, वो अवान्तर प्रसंग है। प्रेम विवाह हो और शान शौकत से हो और माँ बाप की रजामंदी से हो, इससे बड़ी नियामत क्या हो सकती है। नाते रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब उसे दिलकश संगम मान रहे थे। पर किस्मत का क्या करें, किस्मत तो मंजुल को लेखक बनाने पर बसित थी। पता नहीं क्या किस्मत थी नियति को कि ब्रॉन्टे सिस्टर्स का देसी संस्करण बनाने पर बसित। हम तो साहेब मोहरे भरते। भले नासिरा शर्मा हमें साहित्य की शाख पर 3 फाख्ताए नाम दे, उनकी जर्रा नवाजी, वरना हम तो अदब के हाथों नाचने वाली कठपुतलियां थी। हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि शुरुआत भले अल्लाह ताला के हाथों में रही हो, वक्त के साथ हमने भी कायदे से बगावत करके लिखा। सोचा जाए तो 30 की उम्र पार करने के बाद लेखन शुरू करना भी किसी कायदे के तहत नहीं आता था। कहें कि जिंदगी ने हमसे बगावत कर दी, तो हमने भी उस बगावत को झेलने के लिए बगावत कर दी और अदीब बन गए। अब मंजुल के बारे में आगे, उसकी शादी के बारे में इतना कहा तो आगे भी कहना पड़ेगा। तो क्या कहूं कि जो आदमी यानी मंजुल के शौहर ललित ऊंची तनख्वाह पर गाड़ी बंगले के साथ काम शुरू करे, फिर रफ्ता रफ्ता सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरता जाए, तब तक जब तक ये गुमान न रहे कि नीचे और सीढ़ी है ही नहीं, और धड़ाम से गिर पड़े, तो क्या कहेंगे उन्हें, बदकिस्मत, और क्या कह सकते। पर पूरे साहित्य जगत को मंजुल ने मालूम नहीं होने दिया कि वो आलीशान बंगले में एसी चलाकर नहीं रहती, एक छोटे से घर में बिना नौकर चाकर रहती है, कि वो पब्लिक बस में लेखकीय अनुभव हासिल करने के लिए नहीं चलती, मजबूरी में सफर करती है। अजनबियों को छोड़िए, खुद उसका परिवार उसे लगदग लिबास में सजा देख सोचने लगता है, रेडियो इतनी ऊंची फीस कब से देने लगा। मेरे सिवा किसी को मालूम न था कि अमीरी के दिनों के पुराने कश्मीरी ड्रेसिंग गाउन को काटकर ये पोशाक बनाई गई है। बीते दिनों और कल्पना के सहारे खुद अपनी और बच्चों की सज-धज बाकायदा रश्क पैदा करने वाले अंदाज में होती थी। अब हम नहीं जान पाए तो अनजान लोग कैसे जाने, कोई नहीं जान पाया। मुझे याद है, मनोज श्याम जोशी जब हम लोग बना रहे थे पहला हिंदुस्तान का सोप ऑपेरा, तो बतौर भाषाई सलाहकार मंजुल भगत को दावत दी गई। पर हुआ ये कि हम लोग में जो शराबी की पत्नी माँ थी, जो उन लोगों की, बाकी लोगों की भागवंती, उसके पात्र में मंजुल खामियां निकाल बैठी। उसका कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शराबी की बीवी के दिमाग पर पति के नशे का कोई बुरा असर ना हो, औरों को ना बतलाए दीगर है, पर आपस में भी जिक्र ना करे, नामुमकिन है।
जोशी जी कुछ देर जिरह करते रहे, फिर गुस्से से उबल गए। गुस्से से उबल कर बोले, भागवंती मेरी माँ है, ये मेरे भुक्त भोगी हालात हैं। मंजुल ने बेखटकी कहा, भुक्त भोगी नहीं, आप अपने शराबी पिता की पत्नी नहीं थे, ये आपके देखे और कल्पना किए हुए हालात हैं। असल बात जानने के लिए शराबी की बीवी होना जरूरी। तो आप हैं क्या? जोशी जी ने ललकारा। अब मंजिल जबरदस्त असमंजस में पड़ी। अपनी गरिमा बचाने के लिए उन्होंने कहा, नहीं, पर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाती रही हूँ, वहां शराबियों की बीवियों के बयानात सुनती रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ। अगर मनोहर श्याम जोशी जैसा खुर्राट लेखक इस बात को तरजीह नहीं देता, अगर वे या उनके शौहर अल्कोहलिक नहीं थे, तो उन्हें उनकी मीटिंग में घुसने कैसे दिया? तो हम क्या कहेंगे? यही कि आत्ममुग्ध थे वे। उन्होंने मंजुल की बात हवा में उड़ाते हुए कहा, आपको कुछ पता है नहीं, बेकार तखमीने झाड़ रही हैं। तमतमा कर मंजुल ने कहा, होंगी भागवंती आपकी माँ, पर जब आपने उन्हें पात्र बनाकर परोस दिया, तो उन्हें साहित्यिक पात्र की तरह उभारना होगा, प्यारी माँ की तरह नहीं। और ये कहकर फिर वो रो दी और काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने विनोद दुआ से कहा, जो उन दिनों एकदम नौजवान हुआ करते थे, कि उन्हें घर वापस पहुंचा दे। विनोद दुआ पूरा रास्ता उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए ले गए कि जोशी जी कल तक सामान्य हो जाएंगे और आपको भाषाई सलाहकार बनने से इनकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर कटु तो आप दोनों ही हुए थे। पर मंजुल नहीं मानी। इस तरह पैसों की सख्त किल्लत के दिनों में भी उन्होंने आमदनी का एक सुगम स्रोत ठुकरा दिया। और असल बात यह है कि ये किस्सा मंजुल ने मुझे नहीं सुनाया, सिर्फ कहा कि हम लोग में मैं काम नहीं कर रही क्योंकि मनोज श्याम जोशी से मेरी कुछ नोक-झोंक हो। असल किस्सा 1998 में जब मंजुल का निधन हुआ और साहित्य अकादमी में शोक सभा हुई, तो उसमें बोलते हुए खुद जोशी जी ने मुझसे बयान किया। उन्होंने कहा, वे बहुत मनाने पर भी नहीं मानी, वे किसी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बाबत कह रही थी। तब मैंने कहा चुपके से, खा गए ना गच्चा। जोशी जी समझ गए और तब की अपनी नासमझी पर काफी शर्मिंदा हुए। पर उससे क्या होता था? मंजुल तो अपना फर्ज पूरा करके विलुप्त हो चुकी थी, उनसे माफी कैसे मांगी जाती? और मुझसे मांगने का तो कोई फायदा नहीं। जी हाँ, 1998 में 31 जुलाई की शाम मेरी बहन, दोस्त और सहलेखक मंजुल भगत का कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसी दिन प्रेमचंद का जन्म दिवस होता है। सो उनके नाम से चल रही पत्रिका हंस, जो पहले वो चलाते थे, अब राजेंद्र यादव चलाते रहे थे, उस पत्रिका हंस पत्रिका का सालाना जलसा हुआ। जी, तो मंजुल की पुण्यतिथि वही है जो प्रेमचंद की जन्म तिथि है। डॉक्टर सुखदेव सिंह इससे इतने विचलित हुए कि संस्मरण लिख मारा, मंजुल भगत को मरने के लिए खाली तारीख भी न मिली। उसी उन्मान से मंजुल की कहानी भी है, खाली तारीख। अपने लेखक आलोचक भी अजब शय होते हैं, रूपक मिल जाए तो मौत तक को भूल जाते। डॉक्टर सुखदेव सिंह मंजुल के लेखन के प्रशंसकों में शुमार थे, पर रूपक रूपक ठहरा। गनीमत जानिए ये तोहमत न लगाए कि मंजुल भगत ने जानबूझकर मरने के लिए वो दिन चुना जिससे उनकी कहानी का प्रचार हो सके। हम तो वो भी भुगत चुके हैं। डॉक्टर निर्मला जैन ने कहा, चूंकि मृदुला गर्ग के उपन्यास चितकोबरा के 2 पन्नों पर सबसे ज्यादा प्रचार हुआ, इससे साबित होता है कि उन्होंने वे पन्ने प्रचार करवाने के लिए लिखे। QED है? ये तर्क तो कुछ ऐसा हुआ कि कहा जाए, चूंकि मुलजिम पर हत्या का आरोप है, इसलिए साबित होता है उसने सायास हत्या की है।
अब क्या कहें इसको, बलिहारी। खैर सल्लाह। तो उस बार, मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, सुन रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सब ठीक है जी। तो उस बार हंस के जलसे का विषय था हाल में प्रकाशित हिंदी के चर्चित उपन्यास और प्रकाशक, ऐसे ही कुछ था। तो 2 बरस पहले मेरा कटगुलाब छपा था, तो मति भ्रम में मुझे भी बुला लिया गया। और मैं पिछले 5 साल से, 1993 से, अपने भीतर गुफा में कैद थी। आप लोग जानते ही होंगे, 1993 में मैंने अपना बेटा खो दिया था। उसके बाद से मैं एक जैसे एक गुफा में कैद रहती थी। इसलिए हिंदी अदब के रस्म रिवाज काफी भूल चली थी। और बेवकूफी कहूं या भ्रम से उपजी, गम से उपजी मासूमियत कहूं, खादिमा ने खुलूस के साथ पिछले 2 सालों में छपे उपन्यासों पर ईमानदार राय दे दी। भूल गई कि अपने यहाँ संगोष्ठी में ईमानदारी जैसी बेलुत्फ गिजा नहीं परोसी जाती। ख्यालात का लेन देन नहीं होता वहां, वो बाकायदा दंगल होता है। चटपटे चरपरे मिर्च मसाले से बने अल्फाज दावपेच की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने पसंदीदा अदीब की नवजीश और दूसरे के पसंदीदा अदीब की मजम्मत के लिए। उपन्यास का जिक्र उसे अंजाम देने के लिए अदा कदा कर दिया जाता है, यानी जो ज्यादा बालज्जत गाली दे वो गोष्ठी लूट। वही मैं सोच रही थी उस समय वहां बैठी हुई मंच पर कि हंस का जुलाई अंक बटने लगा। उसमें मंजुल की कहानी रौनक थी। अब हंस तो मुझे बाद में भी मिल जाता, पर पता नहीं क्या बात थी कि हाथ में लेने को बरकरार थी। हाथ में लेने को बेकरार थी, इसलिए बेजारी के बावजूद मंच पर बैठी थी। अब बेजारी एक तरफ और बेकरारी एक तरफ। हंस हाथ में आया कि मैंने साफ सुना, बिल्कुल साफ मैंने सुना, मंजुल कह रही है, अरे छोड़ पड़े, घर लौट। मैं उठ खड़ी हुई एकदम और बिना दुआ सलाम घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसके बेटे शरद का फोन आया। कुछ देर पहले मम्मी का कार्डियक अरेस्ट से स्वर्गवास हो गया। कुछ देर में अवाक रही, फिर पूछा हुआ क्या था। मैंने कहा ना, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट बीमारी नहीं होती, मौत सभी की कार्डियक अरेस्ट से होती है। तकलीफ क्या थी, चक्कर और बीपी कैसा था, वो तो टेस्ट ही नहीं करवाई होगी। या खुदा, मैं किस गुफा में कैद थी। बमुश्किल पोती के जन्म पर जबरन बाहर निकली थी। क्या मंजुल ने वाकई पुकारा था मुझे जाते जाते। संस्कार हुआ, साहित्य अकादमी में स्मृति सभा हुई और यकायक मैं गुफा से बाहर आ गई। याद आया कि सफेद कपड़े पहन बेनूर चेहरा लिए घूमने पर मंजुल बराबर मुझे फटकारती थी। अपने खास अंदाज में कहती, ठीक है, जिंदगी जी नहीं जाती तो नाटक कर, कपड़े हैंगर पर टांगती है ना, जिस्म पर टांग लिया कर। उसके बाद ये मुझे फटकारती तो रहती थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने ये भी कहा था, मेरे मरने पर सफेद साड़ी पहनी ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैंने कहा तू क्या करेगी, तू तो मर चुकी होगी। तो बोली सारी उम्र तुझे हॉन्ट करूंगी। अरे जा, बड़ी तुर्रम खां बनती है। पर क्या बतलाऊं आप, सफेद साड़ी मैंने कतई नहीं पहनी उसके मरने पर, बल्कि उसकी शोक सभा में मैं पहली बार खूब सज धज कर गई। पर आप यकीन नहीं करेंगे कि मरने के बाद शायद ही कोई रात गई होगी जब मंजुल मेरे सपनों में ना आई। सारा दिन जो कुछ किया धरा होता मैंने, जो घटा होता मेरे साथ, उससे साझा करना पड़ा। एक बार मैंने कहा भी, यार तू तो पीछे ही पड़ गई। काफी बाद में मेरी समझ में आया, इसका मुझे हॉन्ट करना
तब बंद हुआ जब मैंने मिलजुल मन उपन्यास लिख लिया। असल में गलती मेरी थी। जब उसकी मृत्यु हुई तभी मैंने ऐलान कर दिया कि मैं मंजुल पर आधारित एक उपन्यास लिख रही हूँ, उसका नाम है मिलजुल मन। आप समझे ना, और एक एनेग्राम था, मिलजुल मन माने मिल मंजुल। मगर 1998 से लेकर 12 साल बीत गए और उपन्यास लिखा नहीं गया। फिर अचानक एक रात मुझे वो क्राफ्ट सूझा, वो शिल्प सूझा जिसमें वो लिखा जा सकता था, जीवनी भी हो और उपन्यास भी हो। और तब मैंने वो मिलजुल मान लिखना शुरू किया। जब वो उपन्यास पूरा हो गया तब जाकर मंजुल ने मेरा पीछा छोड़ा, और वो अब सपनों में आती है तो यदा कदा आती है, रोज नहीं। तो खैर, मैं कह रही थी कि जब मैं स्मृति सभा में गई तो मैं खूब अपना सज धज कर गई, और तभी मनोज श्याम जोशी ने अपने विवाद की कथा भी सुनाई थी जिसका मैंने जिक्र किया है। वहाँ एक और बात हुई थी कि मृणाल पांडे आई थी और उनका साहित्य अकादमी से कुछ झगड़ा चल रहा था शिवानी को लेकर। वो साहित्य अकादमी की मीटिंगों में नहीं जाती, मगर उस मंजुल की जो शोक सभा हुई थी, स्मृति सभा हुई थी, उसमें वो आई थी, मगर वो बोलने को तैयार नहीं, कहीं थी मैं नहीं बोलूं। तब पूनम ने जाकर उनसे कहा, सिर्फ एक जुमला कहा, आंटी मैं चाहती हूँ आप बोले। और मृणाल पांडे बोल बहुत अच्छी तरह बोली, बहुत अच्छा बोली मंजू। उससे पहले भी मैंने बतलाया कि कैसे उन्होंने मना कर दिया था हम लोग में काम करने से। उससे पहले भी एक बार ये चीज हो चुकी थी, पैसों की बहुत किल्लत थी और उनको इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने के लिए 1 लाख रुपए का ऑफर मिला था। तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि हम नेताओं की जीवनी नहीं लिखा करते। तो इस तरह की थी मंजूर। क्या क्या बतलाऊं अब आपको बातें उस अजीम शख्सियत के बारे में, उसके क्या क्या कारनामे बतलाऊं। एक कारनामा तो यही था कि मरने से पहले एक दो नहीं, पूरी 1 दर्जन कहानियां लिखकर वो खुद पत्रिकाओं को भेज चुकी थी, खुद भेज दी थी उन्होंने। सब उसके न रहने पर छपी। भारतीय ज्ञानपीठ ने अंतिम बयान नाम से संग्रह छापा। उनकी एक कहानी अंतिम बयान नाम से है भी, जो उसमें थी, और उसी में वो कहानी रौनक थी जो ठीक उनकी मृत्यु के दिन हंस में छपी थी। हम सब बहनें, मैं भी मंजुल को दीदी कहती थी। अचला ने बतलाया था कि अचला का तो खैर फर्ज बनता था उन्हें दीदी कहना, मगर उन्होंने मार पीट कर मुझसे भी अपने को दीदी कहलाया था, और सिर्फ उसे हम दीदी कहते थे। बाकी बहनें हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। पर अजीब बात ये थी, मैं कहती दीदी थी और संबोधन मेरा तू रहता, यानी दीदी तू। अजीब है ना। तो तू पुकारना बहैसियत दोस्त था, और दीदी बचपन में मार खाकर पुकारना सीखा था। तो ऐसा ही घालमेल रिश्ता था हमारा, और मैं समझ रही हूँ कि ऐसा ही घालमेल ये संस्मरण संस्मरण भी हुआ जा रहा है। खैर, क्या करें, हमें याद रखने की आदत है, तो बीमारी है, बल्कि अर्पण ने कहा। तो बीच बीच में जो याद आ जाती है वो आप बतला देते हैं। कुबेर दत्त ने मंजुल की कृतियों से स्मृति सभा की रिपोर्ट को जोड़कर दूरदर्शन की पत्रिका जो एक कार्यक्रम था, उसमें मंजुल पर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। पर जो वाकई संग्रहणीय और नायाब था, दूरदर्शन के आर्काइव्स में नहीं मिला। मुंबई में एक रविवार हम बहनों का डायरेक्टर तातारी साहब ने खुद साक्षात्कार लिया। हुआ ये कि अचानक तातारी साहब स्टूडियो में नमूदार हुए और हमारा साक्षात्कार लेने की ख्वाहिश जाहिर की। जाहिर है, उन्हें कौन मना करता।
तो लाइट साउंड के कई प्रयोग उन्होंने करवाए और उसके बाद ओके किया। तो जाहिर है बेमिसाल रिकॉर्डिंग हुई। पर हमारा मीडिया लेखकों को इतनी तवज्जो नहीं देता कि उनके बेमिसाल साक्षात्कार भी संजो कर रखे। तातारी साहब खुद दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल बने, पर उस साक्षात्कार को हासिल न कर पाए। अब जब कायदा ही ना हो तो बेकायदा काम भी मुमकिन नहीं रहता ना। उससे मंजुल से जुड़ा एक और वाकया याद आया। 1983 में मेरी कहानी है, एक उसका नाम है मेरा। उस कहानी पर भीमसेन ने तुम लौट आओ नाम से एक फिल्म बनाई। सिर्फ एक हफ्ता वो सिनेमा हॉल में चली और हटा ली गई। कोई बम विस्फोट हो गया था, दोबारा वो लगी नहीं। खैर बहुत अच्छी बनी भी नहीं थी, तो अच्छा ही हुआ कि नहीं लगी। खैर उन दिनों जब तातारी साहब डायरेक्टर जनरल बने दूरदर्शन के, उन दिनों दूरदर्शन पर कई फिल्में दिखलाई जा रही थी। भीमसेन ने भी ये फिल्म तुम लौट आओ उन्हें भेजी, तो मैं और मंजुल भी तातारी साहब से मिले। दूरदर्शन के नियम कायदों का लेखा जोखा रखें तो मजेदार प्रहसन बने। अलग अलग वक्त पर अलग अलग कायदे। 1990 के आसपास उन्होंने फरमाया, चूंकि फिल्म प्रदर्शित हो चुकी इसलिए दूरदर्शन पर नहीं दिखलाई जा सकती। आज जब हर अटरम शटरम फिल्म दूरदर्शन के अनेक चैनलों पर दिखलाई जा रही है, तो इस नियम पर आप लोग शायद यकीन न करें, मगर उस वक्त तो यही कहा गया। भीमसेन ने कहा, महज एक हफ्ते के लिए एक हॉल में रिलीज हुई थी, अलबत्ता पहले राष्ट्रपति भवन में दिखलाई गई थी। तातारी साहब ने जवाब दिया, रूल्स आर रूल्स। ये जो जुमला है, ये प्रगति रोकने के लिए कहा गया दुनिया का सबसे पुराना जुमला है और बार बार यही कहा जाता है। तभी अचानक औचक मंजुल ने कहा, नथ उतर गई ना। अब तातारी साहब का चेहरा देखने लायक था। हम हंसी और असमंजस के बीच झूलते कुछ पल चुप रहे, फिर मेरा ठहाका बुलंद हो गया, साथ में मंजुल का भी। असल में एक जमाना था जब हमें खोजते हर इंसान से यही कहा जाता, जहां से ठहाके उठते सुनाई दे रहे हों वहीं होंगी वो दोनों। एक बार हमारे पिताजी ने कहा था, इतना मत हंसा करो, रोना पड़ जाता है। उन्होंने तो हंसकर ही कहा था, पर उस वक्त उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रही होंगी। अब क्या करें, सरस्वती को जाने कहाँ कहाँ विराजमान होने की जिद है, शौक है। पिटते तो हम भक्तगण हैं, तो पिटे। जो उन्होंने कहा था वो सच होके रहा। हिंदी की अदबी दुनिया की खासियत ये है कि बड़ी से बड़ी त्रासदी के दौरान कुछ हास्यास्पद जरूर है। तो मंजुल की मौत अब बात कैसे होती। मंजुल पर मैंने एक संस्मरण क्या लिखा, तमाम पत्रिकाओं के संपादक जान को आ गए कि उनके लिए भी लिखूं। वैसे भी मेरे सिर पर दीदी सवार थी, तो 13 दिन मुतवातिर उसकी यादों को अल्फाज देती रही और एक के बाद एक वे पत्रिकाओं में छपते रहे। तब भारत भारद्वाज की तरफ से हंस में ये जुमला आया, अरे आप क्यों लिखती जा रही हैं, अभी बहुत लोग लिखेंगे उन पर। तो जरूर लिखें, मैं मेरा लिखा रोक कैसे रहा उन्हें। समझ में ना आया हंसू या रो, तो आदतन हंस दी। कसम खुदा की, राजी सेठ और मृणाल पांडे के अलावा किसी ने जो कलम पकड़ी हो, भारत भारद्वाज ने कतई नहीं। बाद के बरसों में बहुतों ने उस पर शोध किया। सुरैया खान ने एक किताब लिखी, आलोचनाएं लिखी, बहुत कुछ हुआ। शोध को तो खैर मैं ज्यादा तरजीह नहीं देती, पर किताब घर के लिए कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित रचनावली आलोचना और तकरीर के लिए महत्व रखती थी। उसके साथ भी हास्यास्पद घड़िया। अब रिवायत कैसे टूटे। रचनावली के लिए हमने बड़ी मेहनत से मंजुल से संबंधित सामग्री जुटाई, जिसमें उनकी रचना प्रक्रिया, कुछ उनके लिखे, कुछ उन पर लिखे संस्मरण थे। गोयनका जी ने तमाम सामग्री किताब घर के मालिकों को सौंप दी, पर जब रचनावली छपकर आई तो 2 खंडों में महज रचनाएं थी।
कहानियां और उपन्यास। पर मंजुल की पहचान बनाती रचना से इतर सामग्री जो हमने इकट्ठा करके दी थी वो गायब थी। हम हतप्रभ रह गए। कारण पूछा तो जवाब सतही रूप से इतना तार्किक था कि निरर्थक था। मासूमियत से उन्होंने फरमाया, चूंकि यह रचनावली है इसलिए इसमें रचनाएं ही शामिल हो सकती हैं। तो बंदा परवर, बाकी क्या था? व्याकरण। सबसे ज्यादा यादगार रही मंजुल की कहानी पर बनी कबाड़ फिल्म, जो बदकिस्मती से उसने खुद नहीं देखी। मुंबई की साधना चतुर्वेदी ने बनाई थी। उन्होंने बतलाया था कि मौत से कुछ ही दिन पहले मंजुल ने फिल्म देखने की बेकरारी जाहिर की थी। उसमें सुरेखा सीकरी और रघुवीर यादव जैसे कलाकारों का यादगार अभिनय था और निर्देशन भी कमाल था। संस्था संवाद में कुसुम अंसल ने मंजुल की स्मृति में उसका पहला प्रदर्शन किया। बाद में तो खैर टीवी के स्टार प्लस चैनल पे वो कई बार प्रदर्शित हुई। आजकल पता नहीं कहीं मिल सकती है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। सुरेखा सीकरी थी, मिलनी तो चाहिए, मगर अपने यहाँ का कुछ मालूम नहीं, आर्काइव्स में क्या मिले क्या न मिले। हमें तो खैर फिलहाल ये जब कुछ हो लिया तो भारत भारद्वाज का श्राप है। कुछ समय के लिए मंजुल पर मेरा लिखना बंद हो गया। 1998 का बरस कभी खुशी कभी गम मसाला फिल्म को मात देने पर आमादा था। फिलहाल गम का पलड़ा भारी था। मंजुल की 13वीं हुई नहीं कि बेंगलोर से फोन आ गया, बेटे आशु की तबीयत खराब है, फौरन से पेशतर आ जाओ। मैं रवाना हो गई। बाद में तो खैर मैंने जैसे पहले बतलाया, एक भरा पूरा उपन्यास मिलजुल मन लिख मारा मैंने मंजुल पर, जो जीवनी भी है और उपन्यास भी है। कुछ लोगों को उससे भी एतराज, अरे हुआ करे, पर कहना होगा नावर जी ने बहुत खुलूस से कहा, ठीक किया। मंजुल भगत औपन्यासिक चरित्र ही थी, उन पर उपन्यास ही लिखा जाना चाहिए। तो नावर जी मेरे प्रशंसक नहीं रहे बिल्कुल भी, मगर एक बार तो उन्होंने कम से कम मेरी पीठ ठोकी। काफी बोल ली मैं भाई। हाँ अर्पण जी, जी जी जी, एक सब घंटा लोग हो गया जुड़े यार। हुए हैं। हाँ जी, लेकिन लोग जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है लोगों को, जैसा कहें। हम्म, अभी कुछ है तो अच्छा ही होगा, कई और चीज़ें भी लोग आप सुनना कुछ याद चाहेंगे। दिलाएं तो बोल सकते हैं। हाँ, एक तो वह राज्यपाल वाली बात, जब ये दो बहनें, हाँ जब ये हाँ दोनों हाँ हाँ औपन्यासिक हाँ, अच्छा चरित्र याद दिलाया, पैदल अच्छा ही याद दिलाया। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। उसमें उस दिन मैंने थोड़ी सी गलती की थी, अब ठीक करके बतलाती हूँ। ये जब चितकोबरा पर सारा मसला हो रहा था, जिसमें मुझे गिरफ्तार किया, तो बाद में गया, मगर धमकी दी जा रही थी जिन दिनों, पुलिस बार बार मेरे घर आ रही। तो इन दिनों अब मैं और मंजुल तो ये खासे खिसके हुए लोग थे, तो हमने तय किया कि हम जाकर गवर्नर से मिल लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। सुंदर लाल खुराना उनका नाम हुआ करता था उन दिनों। मंजुल भगत तब ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती थी। मैंने आपको सिविल लाइंस बतलाया था अर्पण जी तब, जब मैंने पहले बात की, मगर वो सिविल लाइंस बाद में गई, तब वो ईस्ट ऑफ कैलाश। तो मैं वहां रहती थी सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया। तो हम दोनों, वो मेरे घर आए, फिर हम दोनों पब्लिक बस में गवर्नर से मिलने गए। यानी मेरे मेरे पति के पास एक गाड़ी थी, मगर उनको ये ख्याल नहीं आया कि भैया गवर्नर से मिलने जा रही है, गाड़ी तो दे दूं। वो गाड़ी लेके अपना दफ्तर चले गए। मैं और मंजुल पब्लिक बस में गए। तो वहां सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर उतरी, पब्लिक बस का बस अड्डा वही था, वहां उतरे। तो वहां जो सिपाही लोग थे उनसे पूछा हमने कि राजभवन यहाँ से कितनी दूर है? तो सिपाही हट्टा कट्टा कद्दावर जवान, उसने कहा 10 कदम है। तो मंजुल ने पूछा किसके कदम, आपके कि हमारे? उसको बेचारा बड़ा शर्माया, जी। और उसने मंजुल को सिर से पांव तक निहारा
मंजुल, मैं आपको बतलाती चलूं कि यूनिवर्सिटी में उसे मैरिलिन मनरो के नाम से जाना जाता था। तो ऊपर से नीचे तक उसने मंजुल को देखा और लाल टमाटर हो गया और बोला, बहना आप तो रिक्शा ही ले लो। 10 कदम से 10 बहुत कदम ज्यादा से बहुत कदम ज्यादा कदम है आपके है। लिए। तो खैर, हम मेरे ख्याल से किसी का अनम्यूट नहीं है, क्योंकि एको आ रही है मुझे। किसी अभी का मैंने कर माइक लिया। ऑन है। अ- अभी कर लिया आपने। अच्छा अच्छा। तो खैर, हम रिक्शा लेके पहुंचे राजभवन। तो वहां हमने रिसेप्शन पर गए। हमने कहा कि हमें, बड़े मजे से हमने कहा, जैसे आम पड़ोसन से मिलने आए हो, कि हमें गवर्नर साहब से ही मिलना है। तो जो रिसेप्शन पर हजरत थे, उन्होंने कहा कि उस दिन शुक्रवार, आज शुक्रवार है, मैं सोमवार के लिए उनके पीए से मिलने का आपका अपॉइंटमेंट तय कर देता हूँ। सोमवार को आप उनसे मिलकर गवर्नर से मिलने का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हमने कहा, है क्या बात कर रहे हैं, हमें पीए से नहीं मिलना, हमें गवर्नर से मिलना है और आज ही मिलना है। तो उन्होंने कहा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे गवर्नर से थोड़ा ऐसे मिला जाता है कि आप आ गई और आपको गवर्नर से मिलना है और अभी मिलना है, आज ही मिलना है। तो मुझे और तो कुछ सूझा नहीं। मैंने कहा कि हम बहुत दूर से आए। तो उन्होंने कहा, कहाँ से आई हैं? मैंने कहा, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया से आए। तो बोला, वो तो कुछ दूर नहीं है, मैं भी वहीं रहता हूँ। तो मंजुल ने कहा, ठीक है, फिर आप पड़ोसी धर्म निभाइए। सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में रहते हैं तो पड़ोसी धर्म निभाइए, हमें आज ही मिलवाइए गवर्नर साहब से। तो वो कुछ, उसे बड़ा लुत्फ आया कि भाई ये दो औरतें हैं, चली आ रही हैं और कह रही है हमें गवर्नर साहब से मिलना है और आज ही मिलना है। तो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद आपको मिलवा दूंगा, आप तब तक वेटिंग रूम, अच्छा सा आलिशान वेटिंग रूम था, उसमें इंतजार कीजिए। तो मैंने कहा, लंच के बाद मिलवाएंगे तो उतनी देर हम भूखे रहेंगे? तो मैंने कहा, ये डायबिटिक है, बहुत जबरदस्त, मंजुल बहुत डायबिटिक, जबरदस्त डायबिटिक है। तो मंजुल को गुस्सा आता था अगर कहो, कहती थी कोई डाय कुछ। मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा डायबिटिक है, लेनी कुछ ज्यादा वादा नहीं हो, सिर्फ 300 थी मेरी शुगर। और उसके तो हाल बेहाल हो गया वो आदमी, 300 शुगर को कह रही है कोई ज्यादा वादा नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए बिराजिए, मैं चाय मंगवाता हूँ, और चाय के साथ बिस्किट तो मीठे होंगे। तो मुझे ने कोई बात नहीं, मंगवाइए बिस्किट मीठे, तो मैं समोसे मंगवा। तो उसने समोसे, बिस्किट, चाय वाय मंगवाई। और बेचारा बड़ा डरा रहा कि ये डायबिटिक है, कहीं यही नहीं कुछ हो हवा ना जाए। उसके बाद हम गवर्नर साहब से मिले, बाकायदा लंच के बाद हम मिले। वो अपनी बड़ी सी कुर्सी पे विराजमान थे, हम सामने बैठे दोनों। हमने बयान किया, सारी बात बतलाई कि साहब इस तरह हमें तंग किया जा रहा है, उपन्यास को पर केस कर दिया, कि हम पर केस कर दिया है, मुझ पर केस कर दिया है उपन्यास के लिए। मंजुल तो मेरे साथ गई थी। वैसे आपको ये भी बतला दूं कि हम बस में गए थे और पूरी रास्ते वो मुझे फटकारती हुई गई थी कि भाई ऐसे उपन्यास लिखती क्यों है कि पुलिस घर आ जाए। मैंने कहा, तू क्या एसएचओ से पूछ कर लिखती है? पहले उससे पूछती है लिखूं कि ना लिखूं, फिर लिखती है। तो पूरी बस सुन रही है कान लगा के हमारी बातें। तो वो डांटती गई। मैंने कहा, देखो ऐसी जली कटी सुनानी है तो मैं उतर रही हूँ, मैं जा रही हूँ वापस। तो पूरी बस बोल रही है, नहीं उतरिए मत, उनको बहुत मजा आ रहा था हमारी बातों में। तो खैर, हम ये बात मैं आपको तब नहीं बतलाई थी। तो अब पूरी बस सुन रही है, मंजुल मुझे डांट रही है कि तुझे पुलिस पकड़ रही है, तो भाई कितनी मजेदार बात है। और हम अच्छे सजे धजे गए थे भाई, गवर्नर को मिलने जा रहे थे। तो खैर, वहां बात ये सारी हमने बयान की उनसे कि इस तरह हो रहा है हमारे साथ, और बार बार मेरे पास वो पुलिस आ जाती है पकड़ने। मतलब पुलिस आई नहीं थी तब तक, मैं धमकी आती थी, चिट्ठी आती थी, और वो सेक्रेटरी साहब का एक फर्रा आता था कि पुलिस हम आएगी, गिरफ्तार कर लेंगे आपको, ये वगैरह। तो वो बहुत एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है, एक साहित्यिक किताब के लिए ऐसा नहीं होता, ये साहित्य के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है अश्लीलता का, वो तो ये कैबरे डांसर्स वांसर्स के लिए है। तो मैंने कहा, फिर बतलाइए। कहने लगे, नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर घर लौटिए और समझ लीजिए कि ये विड्रॉ हो गया केस, कोई केस नहीं है। हमने कहा, ठीक है, हमने कहा नमस्कार,
और बहुत शुक्रिया आपका, और हम बहुत ममनून हुए, और चाय के लिए भी बहुत शुक्रिया, और हम चल दिए। तो वो बोले, अरे अरे कहाँ जा रही हैं, किताब तो देती जाइए। चितकोबरा थी मेरे हाथ में, कहीं किताब तो देती जाइए। तो मैं, ये तो बड़े बेकरार हैं किताब पढ़ने के लिए। तो मंजुल बिल्कुल उनके पास जाकर, तब तक तो हम दूर बैठे हुए थे कुर्सियों पे ना, बड़े औपचारिक ढंग से। मंजुल ने उनके पास जाकर कहा, अंग्रेजी में उसने कहा, विल योर हार्ट स्टैंड इट, आपका दिल बर्दाश्त कर सकेगा उसे। वहां से लाइए लाइए। तो मैंने खैर को उनको दे दी, मगर ये केस विड्रॉ नहीं हुआ। इसके बावजूद खुराना जी विड्रॉ हो गए, मतलब खुराना जी फिर गवर्नर नहीं रहे, और केस चलता रहा। बड़ा मजेदार था। वो हर बार कहा जाता था विड्रॉ हो गया। सेक्रेटरी साहब कहते थे, श्रीकांत वर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने मुझे फोन करके कहा, भाई क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो साहित्य पर लागू हो, वगैरह वगैरह होता रहा। मगर मैं अंततः गिरफ्तार हो गई, कर ली गई। तो वो कहानी अलग है। वो जब आप मुझ पर कह रहे हैं ना, मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम आप पर करेंगे एकाग्र, तब उसमें सुनाएंगे जी उसकी जी कहानी, ये बिल्कुल मंजूर की बिल्कुल कहानी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि एक औपन्यासिक चरित्र पर ऐसा अनूठा संस्मरण हम लोगों ने सुना। नामवर जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मंजुल भगत जी सचमुच में एक औपन्यासिक चरित्र ही रही, और कैसे रही इसकी कई बानगी आपने मृदुला जी के इन शब्दों में देखी, उन घटनाओं में देखी। समझौता नहीं किया, कई सारी चीज़ों को छोड़ा, कई विपरीत परिस्थितियों को महसूस करती रहीं, उसको जीती रहीं, मगर बहुत कम लोगों से साझा किया उन्हें, और अपने मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। मित्रों, इस अवसर पर हमारे पास कुछ एक चित्र हैं, उन्हें हम देख लें और उन पर मृदुला जी की राय लेते चलें। अलग अलग अवसरों के कुछ ऐतिहासिक चरित्र हैं। जी मृदुला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, ये तो वो जो मैंने बतलाया ना कि राष्ट्रपति भवन में वो मेरी फिल्म दिखलाई गई थी, मेरा, जो भीमसेन ने बनाई थी, मेरा फिल्म पर तुम लौट आओ बनाई थी उन्होंने। वो ये ज्ञानी जाल सिंह तब राष्ट्रपति थे। तो ये राष्ट्रपति में भवन में प्रदर्शित होने से पहले फिल्म के मुझे और मंजुल को, अब आप ये देखिए, कहानी मेरी, फिल्म मेरी कहानी पर बनाई गई है, और मैं पीछे हूँ, मंजुल आ गया। ये जब राष्ट्रपति से मिलवाया जा रहा है, तो मैं पीछे हूँ, मंजुल आ गया, और वो पास में पीछे खड़ा है जो लड़का, वो उसमें नायक था फिल्म में, और ये भीमसेन है आगे जो हाथ बढ़ाकर हमारा परिचय दे। इसमें एक मजेदार बात ये हुई थी कि भीमसेन बहुत कूद कर राष्ट्रपति जाल सिंह के पास गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं उसका निर्देशक हूँ, और फिल्म में अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, ठीक है, लिखाड़ कहाँ है, असल चीज तो लिखाड़ होती है, लिखाड़ कहाँ है। तो बड़े शर्मिंदा होकर भीमसेन आए और मुझे लेके गए जैल सिंह के पास। ये जैल सिंह की एक गायक संस्मरण है, ये कमाल आदमी थे भाई। ये तो पंडित जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंजुल और मैं। ये 1957, 1957, हाँ 1957 की ये का चित्र होगा। हम, मंजुल तब तभी कॉलेज से निकल के वो एमए करने गई थी, और मैं कॉलेज में थी दूसरे वर्ष। तब ये राष्ट्रपति भवन का चित्र है। हम अपने पिताजी के साथ वहां गए। 15 अगस्त रहा होगा। 15 अगस्त को वहां एट होम हुआ करता था, और 26 जनवरी को भी होता, मगर पोशाक से लगता है कि वो 15 अगस्त रहा होगा। और कल भी 15 अगस्त है, तो यह भी कल क्या भी एक संयोग है। हाँ हाँ हाँ।
बढ़ते हैं और कुछ और चित्रों को देखते हैं मित्रों। हम्म। ये हमारी छोटी बहन चित्रा की शादी का चित्र है। मंजुल ने ये 2 साड़ियाँ, एक अपनी और एक मेरी, ख़ास मुंबई में बनवाई थी, बम्बई में बनवाई थी ये। काफ़ी लाख तक साड़ियाँ थी। मेरी तो मोर-पंखी नीले रंग की थी, उस पर सफ़ेद से एम्ब्रॉयडरी थी, और मंजुल की सफ़ेद थी, उस पर वही मोर-पंखी नीले रंग से एम्ब्रॉयडरी थी। और ये जो आप सर पर घोंसला देख रहे हैं ना, मतलब ये उस ज़माने में फ़ैशन था, इसको बफ़ा कहा क जाता था। और ये नेपोलियन की जो रानी थीं, महारानी थीं, मलिका थीं, जोसेफ़ीन, ये उनका इजाद किया हुआ था। तो ये बुफ़ान हमने जाकर बुफ़ा उसमें ब्यूटी पार्लर में बनवाया था। तीनों बहनों ने बनवाया था। कि ये इसलिए सर पर ये दिख रहा है इतना ऊँचा उठा हुआ। बल्कि जब घर आए थे तो शरत ने कहा था, "मम्मी तेरे तुम्हारे सिर पर घोंसला।" तो मंजुल ने कहा था, "ये घोंसला जोसेफ एम्प्रेस जोसेफीन का है, जिसमें नेपोलियन फँस कर रह गया था। तो बड़े हो जाओगे बरखुरदार, तब पता चलेगा ये है क्या।" है। आगे दिखलाइए कोई और जी बच्चा, हो गया? जी, एक दो और है। हुँ। ये चित्र तो नैनीताल में अ, लेखिका संघ में लेखिका संघ ने गोष्ठी की थी, पहली गोष्ठी नैनीताल में हुई थी, वहाँ का है। और उससे पहले हमें कोई नहीं जानता। नैनीताल में जो गोष्ठी हुई उसके बाद वहीं वो ठहाकों वाली बात हुई थी, और उस गोष्ठी के बाद जब हम लौट कर आए, तो हमें सब लोग जानते, मतलब हम हमारे वहाँ रहते-रहते हिंदुस्तान टाइम्स-वाइम्स में हमारी खबरें छप चुकी थी। ये पूनम से जी मिला होगा आपको? हाँ, यह हुँ। पूनम जी से ये चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, और पूनम भगत जी कार्यक्रम भी देख रही हैं, उनका हाँ, शुक्रिया। देखा है। जी जी। और आगे बढ़ते हैं। हुँ, पूनम जी लिख रही हैं 1975, 1975, उस पुराने चित्र के लिए, इस चित्र के लिए भी लिख रही हैं हाँ। 1975। जी हाँ, इसमें ये 1975 का है। हाँ, ये 1975 का है। वो चित्रा की हाँ। शादी तो 1964 में हुई थी, और वो पंडित जी वाला तो 1957 का है, 57 का। ये 65, 75, सॉरी, 75। 75 में मेरा उपन्यास उसके हिस्से की धूप छपा था, और उससे पहले हमें कोई नहीं जानता था। फिर वो वहाँ गोष्ठी हुई, और वहाँ से जब हम लौट कर आए तो हम मशहूर हो चुके थे। बहुत सुखद। और यह एक आखिरी चित्र देख ले मित्रों, और इसके साथ हम लोग इस कार्यक्रम को विराम भी देंगे। यह मुल्कराज आनंद जी के साथ। अच्छा, जी मुल्क राज आनंद है। ये मैं पहचान नहीं पा रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी। थैंक यू पूनम। मैं बिल्कुल नहीं पहचान पा रही थी मुल्क राज आनंद को। मैं सोच तो रही थी कि बड़ी आंखें गोल कर करके हम किससे मिल रहे हैं, मगर मुल्क राज आनंद। ये कौन सा साल था पूनम? ये कौन सा साल था? अच्छा, शीला शीला गुजरात गुजरात। अच्छा, अच्छा, अच्छा। को लेकर वह भी स्पष्ट नहीं है, श्योर हाँ, चलो नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर हम काफ़ी जवान लग रहे हैं, ठीक है। असल बात तो वही है। जी जी। हुँ। इस तरह से आज की यह कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जिस तरह से मृदुला जी अपने संस्मरणों को शब्दों में पिरोती है, जिस भाषा और जिस अपनत्व के साथ, वह अद्भुत होता है। और जब वह संस्मरण स्वयं उनकी दोस्त, उनकी बड़ी बहन और सह लेखक पर हो, तब तो वह कमाल का खैर होना ही है। कई बार हम लोग हंसे, कई बार आंखें भी नम हुई।
बहुत ही मिश्रित भावों के साथ चलता यह संस्मरण सचमुच में काफ़ी अच्छा लगा। और कल साथियों, पूनम भगत जो मंजुल भगत जी की बेटी हुई, उनके साथ बातचीत के साथ यह एकाग्र समाप्त होगा। एक बार पुनः मृदुला जी का और तमाम साथियों का हार्दिक आभार, जो जिनके कारण यह संवाद संभव हो सका। जी नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार सब दोस्तों को, दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। और बहुत धन्यवाद कि इतनी धैर्य के साथ मुझे इतनी देर सुना। जी शुभ रात्रि।